हेलो बच्चों, चैप्टर 4 से रिलेटेड हमने कुछ 70 तक कर दिए फ्रॉम एक्सरसाइज। चलो फ्रॉम टुडे 18 4.18 ओके, रीड द क्वेश्चन। क्या है? वन प्लेन इट्स फ्लाइंग विथ 900 किलोमीटर पर आवर and performing the circular motion with the radius of 1 kilometer. Then compare its centripetal acceleration with gravitational acceleration. Then here the speed for the aeroplane is given like v is equal to 900 kilometer per hour. Here we should convert into meter per second. क्यों? Because our gravitational acceleration is 9.8 meter per second square. That's why we should convert kilometer per hour into meter per second. Then we know that how to convert kilometer per hour into meter per second by multiplying 5 by 18. Okay. तो अगर यहां पर तुम बोल दो इसका, ऐसे हम बोल सकते 18 5 इट इज 90. दैट्स व्हाई इट इज 50 into 5, दैट इज 250 meter per second. Okay, then radius is also given. The radius for the circular path, if we say r, then it is 1 kilometer, means it is 1000 meter. Then our interest to calculate its centripetal acceleration for the circular path. ऐसा बोल सकते हैं for circular motion centripetal acceleration. The centripetal acceleration जिसको AC लिखे, that is v square upon r square by r. चलो तो अब ये हो जाएगा 250 into 250. ओके, and divided by 1000. अगर हम दो जीरो कट कर दिया तो 25 into 25, this is 625 by 10. It is 62.5 meter per second square. This is the centripetal acceleration for the plane. And here अब बोल सकते हैं gravitational acceleration. Then gravitational acceleration is g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसको हमें कंपेयर करना है, तो कंपेयरिंग में ऐसा करते हैं, रेशियो ले लेते हैं. देन AC अपॉन G मतलब 62.5 डिवाइडेड बाय 9.8. करो कैलकुलेशन, मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो. इट इज 6.377. देयरफॉर I can say AC अगर मैं इसको सब्जेक्ट कर दूं, then it is 6.377 G. तो ऐसा बोल सकते हैं कि for the circular motion of the plane which moves with the 90 kilometer per hour for the radius 1 kilometer, its centripetal acceleration is 6.3 times of gravitational acceleration. अगर हमें कभी भी ऐसा बोले कि compare that, अब देखो एक की वैल्यू 62.5 है, सेकंड की वैल्यू 9.8 है. अब ऐसा तो नहीं बोल सकते ये दोनों इक्वल है. तो जैसे हम इक्वल ना कर पाए वहां पर कंपैरिजन में रेशियो ले लो, तो रेशियो लेंगे हमें कुछ वैल्यू मिल सकती है. ऐसा बोल सकते हैं कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन फॉर द प्लेन परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज 6.37 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो ऐसे कभी भी रेशियो लोगे तो ऐसा हमें आंसर मिल सकता है. ओके, चलो नेक्स्ट अबाउट 19.
क्या है क्वेश्चन में कि यहाँ पर कुछ हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं और वो जो है वो ऐसे ट्रू या फॉल्स है वो हमें कुछ बोलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि कोई भी एक ऐसा बोल रखा है कि यूनिफॉर्म मोशन है और उसमें जो भी ऐसे एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स रेडियस होता है, तो वो सही है कि गलत है वो बोलो। चलो सोचो, उसमें फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोलेंगे कि अगर सर्कुलर मोशन है उसमें ऑलवेज उसका एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स रेडियस होगा, तो ऐसा तो हमने पढ़ रखा है। लेकिन उसमें हमने ये भी क्लियर किया है कि whenever the particle performing circular motion with constant speed, है ना, अगर कांस्टेंट स्पीड है तो ही उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर हो सकता है फ्रेंड्स, बाकी नहीं। बाकी उसका अगर उसकी वेलोसिटी कुछ इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई तो उसका एक्सेलरेशन कोई और डायरेक्शन में हो सकता है, वो ऐसे सेंटर की जगह पर कोई और डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर नहीं लिखा कि जो पार्टिकल है उसकी स्पीड कितनी है, बस उतना ही है कि फॉर द सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो फर्स्ट सेंटेंस हम बोल देंगे इट इज फॉल्स। जो स्टेटमेंट है वो 100% सही नहीं है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज ट्रू व्हेन मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ही उसका ऐसे एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर मिल सकता है। ओके, चलो सेकंड। अब बोला है कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। तो वो कोई भी मोशन होगी आइदर लीनियर और सर्कुलर, हम बोलते हैं कि एट एनी पॉइंट द वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द टेंजेंट। तब ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है बोल सकते हैं, तो लिखना है ऐसे ट्रू करके लिख देना कि दैट एनी पॉइंट द वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। ओके, चलो नंबर 3 क्या दे रखा है उसमें कि फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड उसमें भी कोई भी एक रिवॉल्यूशन करो तब उसमें जो भी उसका ऐसे एक्सेलरेशन है वो ऐसे जीरो है कि नहीं, मतलब जीरो एक्सेलरेशन बोल सकते हैं कि नहीं। तो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो फॉर द यूनिफॉर्म मोशन क्या बोल देंगे, उसका एक्सेलरेशन जीरो। अब एक्सेलरेशन जीरो है और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो देखो ये दो ऐसे वेक्टर ऑपोजिट में, ये दो वेक्टर ऑपोजिट में, उसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसा हो जाएगा, जीरो। तब ये भी हम बोल सकते हैं कि इट इज ट्रू। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं उसका रीजन कि फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन acceleration is towards the center. Up towards the center means at any point it is towards the center. That's why it is true. Okay, चलो अब next and important number 20। देखो क्या दे रखा है नंबर 20 में, क्वेश्चन तो वो तो मुझे मालूम, क्वेश्चन में क्या है नंबर 20। कुछ हमें पोजीशन वेक्टर दे रखा है, which one, r is equal to 3t I cap minus 2t square j cap
प्लस 4 मीटर। जैसा 0 लिखा है 0.0, इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट 3.0 t, इट इज 3t I cap प्लस माइनस 2t square j cap and 4 meter. t is in second, r is in meter. Then calculate velocity and acceleration, and at 2 seconds calculate magnitude of velocity and its direction. हमें दोनों का ऐसे मैग्नीट्यूड चाहिए वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो पहले तो इसकी वेलोसिटी करेंगे, तो फॉर वेलोसिटी क्या होगा ऐसा बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v is equal to, we know that it is dr upon dt। जैसे ये r है, अगर x होता तो dx upon dt, r is the shows the position, then derivative of position with respect to time is the velocity, the change in position। तो r की इक्वेशन ये है, then d upon dt is 3t I cap minus 2t square j cap plus 4, then take the derivative with respect to time। चलो अब तो आ जाना चाहिए डेरिवेटिव, 3 as it is, t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t is 1, i j तो इंडिकेट करता है डायरेक्शन, उसका कोई डेरिवेटिव नहीं होगा। चलो फिर 2 as it is, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर इज 2t j कैप, और अगर कांस्टेंट अकेला है तो इसका डेरिवेटिव 0 होता है विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, तो कांस्टेंट का 0। चलो तो वेलोसिटी हमें मिली कुछ 3i कैप माइनस 4t j कैप से एज ए इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर ये वेलोसिटी तो मिली, अब इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए t इज इक्वल टू 2 सेकंड, लेकिन पहले एक्सेलरेशन कर देते हैं क्योंकि वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है, ऐसा बोल सकते हैं। नाउ acceleration of particle a is equal to, it is dv upon dt, then again take the derivative of velocity। तो क्या वेलोसिटी की इक्वेशन, ये 3i कैप माइनस 4t j कैप, ओके। तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, माइनस 4t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t इज 1, therefore acceleration is minus 4j cap। This is the equation number 2। अब ऐसा बोल सकते हैं, देखो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया ए पार्ट। चलो अब हमें चाहिए बी, उसकी वैल्यू चाहिए, लेकिन कब, एट 2 सेकंड। ऐसा बोल सकते हैं कि 4t is equal to 2 सेकंड। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की इक्वेशन में t is equal to 2 रख दो, देन 3i कैप माइनस 4 into 2 that is 8j कैप। ऐसा समझ लो हमें 2 सेकंड के लिए बोला है, तो 2 सेकंड अगर यहाँ पर रख दे तो ये तो 2 4 जा 8, तो 3i कैप माइनस 4 8j कैप होगा। यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हमें वेलोसिटी मिल गई। अब इसका मैग्नीट्यूड मिल सकता है, therefore अगर मैं बोल दूं मॉड ऑफ v का मैग्नीट्यूड, देन इट इज 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। देखो इट शुड बी माइनस 8 स्क्वायर, लेकिन माइनस का स्क्वायर तो भी प्लस ही होगा। जैसे बोलते हैं अंडर रूट v है तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ऑलवेज जो भी हम अंडर रूट लेंगे उसमें तो प्लस ही आता है। अगर ये माइनस है उसका स्क्वायर करोगे तो भी प्लस ही हो जाता है, इसलिए कभी भी यहाँ पर हम माइनस नहीं लेंगे। और यहाँ पर भी लिखा नहीं है मैंने, तो
अगर लिखना चाहिए ऐसे -8² लेकिन उसका स्क्वायर तो प्लस ही होता है, इसलिए नहीं लिखा। चलो तो ये हो गया हमारे लिए 9 प्लस ये हो गया हमारे लिए कुछ 64, देन 64 प्लस 9 इट इज √73। तो चलो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 73 का रूट ले लो, तो 73 का रूट तुम्हें मिलेगा कुछ 8.544 मीटर पर सेकंड। ये हमें मिला वेलोसिटी की वैल्यू, मैग्नीट्यूड। ओके, अब इसके डायरेक्शन भी चाहिए हमें, तो ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर डायरेक्शन ऑलवेज वी आर यूजिंग tan थीटा, और थीटा जो है विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। ओके, तो ऑलवेज वी आर यूजिंग tan थीटा एज y अपॉन x, मतलब vy अपॉन vx। देन व्हाट इज vy ये होगा -8 अपॉन 3, तो 8/3 करो, 8/3 कुछ करोगे तो जो भी वैल्यू आती है। चलो अब तुम्हें एक होमवर्क करना है अपने आप, 8/3 की जो भी वैल्यू आए, चलो उसके हिसाब से थीटा हो जाएगा tan इनवर्स करके, जो भी वैल्यू आती है, और वो देखो अपने आप देखो, और यहां पर उसकी वैल्यू कुछ मिल रही है 69.5 डिग्री, और यहां पर नेगेटिव साइन जो है वो ऐसे इंडिकेट करती है कि विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस तो है लेकिन एज ए क्लॉकवाइज में, मतलब इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब जैसे ये हमारा नेगेटिव y में है और ये प्लस ऐसे x में है, तो ऐसा कुछ होगा, ये नेगेटिव, y एक्सिस नेगेटिव, x एक्सिस पॉजिटिव, तो ये कुछ मिलेगा हमें थीटा 69.5 विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस बट डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव होगा तो बोल देंगे अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब ये तो हुआ वेलोसिटी के लिए। चलो अब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो देखो टाइम पर डिपेंडेंट है ही नहीं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या बोल सकते हैं हम, अगर यहां पर लिख दे ऐसे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एक्सेलरेशन इज -4j कैप, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। टाइम कितना भी है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, क्या फर्क पड़ता है हमें, इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो तो 4 ही मिलेगी, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कौन से डायरेक्शन में बोल देंगे, -y एक्सिस, तो बोल देंगे डायरेक्शन इन नेगेटिव y एक्सिस, क्योंकि -4j कैप, माइनस मतलब नेगेटिव और y मतलब y, j कैप मतलब y एक्सिस, तो नेगेटिव y एक्सिस के इनवर्स होगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। ओके, चलो ऐसा ही कुछ नंबर 21 विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्या है 21 में, देख लो क्वेश्चन, क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन हमें, और ऐसा कुछ आगे हमने एग्जाम्पल भी कर रखा है। दैट इज नंबर 21 क्या है, एट टाइम t is equal to 0 the particle start its velocity as a 10 j cap meter per second, मतलब उसकी ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो we can say कि v naught is 10 j cap meter per second, ओके, टुवर्ड्स y एक्सिस, और उसका एक्सेलरेशन कुछ है, एक्सेलरेशन इज 8i cap plus 2
जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कुछ y और x दोनों में दे रखा। अब एट व्हाट टाइम इट्स x कोऑर्डिनेट इज 16 मीटर एंड व्हाट अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट, और उसकी हमें स्पीड भी चाहिए, वही सेम टाइम पर उसकी स्पीड चाहिए। चलो, तो यहाँ पर हमें कुछ उसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है और उसका एक्सेलरेशन दे रखा है। क्या चाहिए हमें कि उसका x कोऑर्डिनेट 16 जो है वो कौन से टाइम पर होगा, और वही टाइम पर उसका y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। मतलब हमें चाहिए उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है हमारे पास, वेक्टर में हमने यूज की है r इज इक्वल टू r नॉट v नॉट t प्लस हाफ a स्क्वायर। हियर r नॉट इज 0 बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। लिख सकते हैं स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, इसीलिए वो 0 है। तब r इज इक्वल टू बोल सकते हैं v नॉट t प्लस हाफ a स्क्वायर। चलो, तो अब v नॉट क्या है 10 j कैप, ऐसा लिख सकता हूं मैं 10 t j कैप प्लस हाफ a, मतलब ये हुआ 8 i कैप प्लस 2 j कैप इंटू t स्क्वायर। आया समझ में? वेलोसिटी में हमने रख दिया एज ए 10 और एक्सेलरेशन की जगह पर हुआ 8i प्लस 2j। चलो अब इसको पहले सिंप्लीफाई करो, देन इट इज 10t j कैप प्लस, इसको पहले डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर दो स्टेप साथ में करते हैं, मतलब हाफ टी स्क्वायर एक साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि टी स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होगा, हाफ भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पर हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और टी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, देन इट इज 4t स्क्वायर i कैप। ओके, चलो फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 1 और t स्क्वायर j कैप। आया समझ में कि नहीं? बोलो। ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i कैप होगा, t स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होगा तो 4t स्क्वायर i कैप। ये यहाँ पर 1 j कैप और t स्क्वायर हो गया एज ए ओनली t स्क्वायर j कैप। देन r इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पर j वाले हम कॉमन निकाल सकते हैं, x वाला पहले लिख दो 4t स्क्वायर i कैप प्लस इसमें और इसमें से j कॉमन निकाल दो, देन इट इज 10t प्लस t स्क्वायर j कैप। आया समझ में? ये स्टेप i कैप एक में ही है तो उसको अलग लिख दिया, यहाँ पर j कैप कॉमन निकालो 10t प्लस t स्क्वायर j कैप से एज ए इक्वेशन नंबर 1। अब यही इक्वेशन को हम x, इसको बोल देंगे पोजीशन फॉर द x एंड पोजीशन फॉर द y, तो ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। Comparing with r is equal to x I cap plus y j cap। वैसे you can say rx and ry, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो भी है i और j के मल्टीपल में, तो उसको कंपेयर करें तो क्या बोल सकते हैं हम, x is equal to 4t square and y is equal to क्या होगा 10t प्लस t स्क्वायर। चलो यहाँ पर अब क्या बोला है कि फर्स्ट अब यहाँ से सॉल्यूशन हो सकता है क्या, एट व्हाट टाइम इट्स x कोऑर्डिनेट इज 16 मीटर। मतलब अगर मैं यहाँ पर 16 मीटर लिख दूं तो t मिल जाएगा। ओके, चलो कितना मिलता है करो कैलकुलेशन, x is 16 is 4t स्क्वायर, देयरफॉर क्या होगा t square is equal to 4। What about the t? t is equal to 2 सेकंड, तो ये मिल गया हमें टाइम t is equal to 2 सेकंड। ओके, तो ऐसे सेकंड टाइम मतलब सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 16 होगा x कोऑर्डिनेट।
चलो अब उसी टाइम पर हमें चाहिए y, तो यहाँ पर अगर लिख दे t इज इक्वल टू 2 सेकंड, देन y इज इक्वल टू t इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, देन इट इज 20 प्लस 4, y is 24 मीटर, बिकॉज x इज गिवन एज ए मीटर, 16 मीटर, तो y कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 24 मीटर। ओके, और यही टाइम पर हमें उसकी स्पीड चाहिए, तो पहले डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में टाइम t इज इक्वल टू 2 रख दे, मतलब ये जो है इसी इक्वेशन में पहले हम इसकी वेलोसिटी कर दे, उसके बाद टाइम t इज इक्वल टू 2 रखे तो हमें मिल सकती है उसकी स्पीड। तो चलो इक्वेशन नंबर 1, समझ सकते हैं हम कि फ्रॉम इक्वेशन 1 r इज 4t स्क्वायर i क्यूब प्लस 10t प्लस t स्क्वायर j क्यूब, तो हमें चाहिए उसकी स्पीड, मतलब पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं। देयरफॉर v इज इक्वल टू dr/dt। चलो अब डायरेक्ट भी तुम ऐसे डेरिवेटिव ले सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट d/dt और फिर ये वैल्यू डायरेक्ट, इसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करो। 4t स्क्वायर का होगा 8ti कैप प्लस ये हो जाएगा 10 प्लस 2t j कैप। आ गया समझ में? 2t, 4 2 जा 8t, इसका 1 और t स्क्वायर का हो गया 2t, लेकिन यहां पर हमें दे रखा है 2 सेकंड। 4t इज इक्वल टू 2 सेकंड, व्हाट इज द वेलोसिटी? 8 2 जा 16 i कैप प्लस ये 2 तो 4 मतलब 14 j कैप मीटर पर सेकंड। लेकिन यहां तो हमें बोला है उसकी स्पीड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, तो मैग्नीट्यूड भी कर सकते हैं। क्या होगा? मॉड ऑफ v, इट इज अंडर रूट दोनों का स्क्वायर का एडिशन, 16 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। चलो करो आप 16 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर करो, ये कुछ मिलेगा तुम्हें 256 और 14 का स्क्वायर होगा कुछ 196, उसका एडिशन करो, स्क्वायर रूट ले लो, इट इज 21.26 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये हमें कुछ स्पीड मिल गई एट 2 सेकंड 21.26 मीटर पर सेकंड। आया समझ में? चलो अब ऐसा ही कुछ नंबर 22 से रिलेटेड, क्या है नंबर 22 में? देन नंबर 22, तो 22 में कुछ हमें बोल रखा है i and j corresponding to x and y axis, they are the unit vector। हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ i plus j and i minus j in its direction। पहले इतना करते हैं, दो क्वेश्चन है इसमें, तो पहले ये कर देते हैं कि i plus j और i minus j की वैल्यू क्या होगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो पहले करते हैं कि 4i plus j, चलो उसको हम a बोल देते हैं, कोई भी ऐसा कंसीडर कर दो ऐसे a, तो a इज इक्वल टू i plus j। तो इसके पहले तो वैल्यू क्या होगी, तो इसके मल्टीपल में 1 होता है, इसके मल्टीपल में भी 1 होता है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इट इज 2, मतलब √2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ i प्लस j इज √2। चलो अब डायरेक्शन क्या होगी, तो इसके डायरेक्शन के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, इसमें होता है i कैप, इसमें होता है j कैप, तब उसका जो भी रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में, जैसे हमें मिला a i plus j।
चलो तब इसके लिए थीटा फॉर द डायरेक्शन बोल सकते हैं, फॉर डायरेक्शन tan थीटा इज y अपॉन x, तो y में वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 अपॉन 1 इज 1, देयरफॉर tan 1 कब होगा, 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, और कैसे, अपवर्ड, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे। चलो अब कोई भी वेक्टर में बोल देता हूं i माइनस j, दूसरा वेक्टर, तो उसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, देन मैग्नीट्यूड तो सेम ही मिलेगा, प्लस है माइनस है, वैल्यू तो सेम ही होगी, 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, देयरफॉर इट इज -2, देन वैल्यू तो सेम ही मिलेगी। हाँ डायरेक्शन देखो, आप ये बोल देंगे हम x और ये y हो, ये ऐसे i प्लस और j कैप जो माइनस है तो नेगेटिव, तब इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं, देयरफॉर tan थीटा इसमें अगर यूज करें तो y अपॉन x -1 अपॉन 1 दैट इज -1, तो थीटा हम बोल सकते हैं 45, लेकिन -45, तो देखो अब वैसे कभी एंगल हम नेगेटिव में नहीं लिखते, हमने बोला एंगल ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज हम एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये हमारी डायरेक्शन में रिजल्टेंट, तो यहां से इतनी वैल्यू कितनी होगी, हाँ तो बोल सकते हैं हम कि 360 में से 45 माइनस कर दो, क्योंकि ये जो वैल्यू मिली वो 45, तो अगर नेगेटिव लिखेंगे तो बोलेंगे क्लॉकवाइज, तो बोल देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस बट डाउनवर्ड डायरेक्शन बोलो, अदरवाइज बोलो एज ए क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज करेंगे तो माइनस आएगा, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि 360 माइनस 45 करो, इट इज नियर अबाउट 315 डिग्री बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज। ओके चलो अब लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें दे रखा है कोई भी एक वेक्टर a that is 2i plus 3j, और उसका हमें कुछ i plus j और i minus j के ऊपर उसका कुछ कंपोनेंट चाहिए, तो चलो अभी मैं टेम्पररी इसको बोल देता हूं b is i plus j, then our interest to take component of a on b। देखो क्वेश्चन समझो अच्छी तरह से कि a वेक्टर दिया है 2i plus 3j, उसके दोनों के ऊपर हमें कंपोनेंट चाहिए on i plus j एज वेल एज on i minus j, तो चलो मैंने इसको a और इसको b बोल दिया सेकंड पार्ट के लिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। तो अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक इक्वेशन है कि अगर हम ऐसा बोल दे कि a डॉट b इज ab cos थीटा, ओके, अब a का कंपोनेंट हम बोल सकते हैं a cos थीटा, तो अगर मैं यहां पर a cos थीटा अलग कर दूं then it is b is equal to sorry a cos theta is equal to a dot b upon b, मतलब जिसका हमें कंपोनेंट चाहिए तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जिसके ऊपर चाहिए उसकी वैल्यू आएगी। देखो यहां से इट इज a cos थीटा, तो a cos थीटा इज अ कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट a cos थीटा, a का कंपोनेंट b के ऊपर। चलो तो ये इजी हो गया, ये 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट
I प्लस जे अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। तो बी का मैग्नीट्यूड मतलब I प्लस जे का तो हमारे पास है, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिख दो √2। ओके, तो यहाँ पर अब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है कि I डॉट I1 होता है, इसको एक एक से मल्टीप्लाई करो, देन I डॉट I1 मतलब इट इज 2 प्लस I डॉट जे 0 हो जाएगा, J डॉट I 0, J डॉट J इज 1 मतलब ये हो गया 3 अपॉन √2, इट इज 5 बाय √2, देन A cos थीटा इज 5 अपॉन √2 ऑन I प्लस J। चलो ऐसे ही हमें करना है उसका नेगेटिव के ऊपर, मतलब I माइनस J के ऊपर उसका कंपोनेंट करना है। तब यूज करो A इज 2I प्लस 3J, B इज I माइनस J, और अब करना है A cos थीटा इज A डॉट B अपॉन B। तो A डॉट B मतलब 2I प्लस 3J, इट इज I माइनस J अपॉन √2। तो ये I डॉट I1 मतलब 2, फिर ये J डॉट J मतलब 1 बट इट इज -3 and it is -1 upon √2। बोलो क्लियर? तो ये इसका इसके ऊपर कंपोनेंट आएगा 5 बाय √2 और इसका इसके ऊपर कंपोनेंट आएगा -1 अपॉन √2। ओके, ओके लिसन फ्रेंड्स, वंस अगेन, अगर हमें कोई भी ऐसे कंपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है कि ऐसा बोला कि कंपोनेंट ऑफ 2I प्लस 3J ऑन I प्लस J, ऐसे ही कंपोनेंट ऑफ 2 प्लस 3J के ऑन I माइनस J, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जिसका हमें कंपोनेंट चाहिए उसको अगर A बोल दे दैट इज A cos थीटा, देन उसी दोनों का डॉट प्रोडक्ट नीचे दूसरे की वैल्यू A cos थीटा इज A डॉट B अपॉन B, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सेकंड की वैल्यू। तो अब डॉट प्रोडक्ट में पता है अगर मल्टीप्लाई कर दे तो I डॉट I1 I डॉट J 0 होता है, J डॉट J 1, तो ऐसे ये मिल जाएगा प्लस में 5 अपॉन √2 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1 अपॉन √2। चलो अब नेक्स्ट ऐसे नंबर 23 देखो, अब 23 में क्या दे रखा है हमें, तो 23 में बोला है कि कौन सा ऐसे जो रिलेशन है वो ऐसे सही है, कौन सी कंडीशन में सही है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। देन 23 से रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट है कि V average is equal to half of V as a T1 प्लस V एज ए पर्टिकुलर T2, मतलब V एवरेज को V1 प्लस V2 बाई 2 बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा कि ये जो है वो कब पॉसिबल है, तो क्या व्हेनेवर फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ही पॉसिबल है, बाकी ये रिलेशन सही नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं दिस रिलेशन is true only for uniform acceleration। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ये रिलेशन पॉसिबल नहीं है। चलो सेकंड, V एवरेज इज इक्वल टू इज ए R T2 minus R T1 upon T2 minus T1, मतलब V average is change in displacement by time। तो ये जो रिलेशन है वो पॉसिबल है फॉर एनी टाइप ऑफ मोशन,
either for uniform acceleration or non-uniform. This relation is true. This one is true for any type of motion. कोई भी motion के लिए ये equation सही है. Okay, then see, V is equal to ऐसे V नॉट प्लस AT. तो देखो ये हमने बोला था कि ये किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज ट्रू ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, चलो ऐसे ही डी RT is equal to R naught plus V naught T plus half AT square. ये भी रिलेशन पॉसिबल है, लेकिन कब, ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, क्योंकि ये इक्वेशन हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिलेटेड डिराइव की है. और अब ए एवरेज v t2 माइनस v t1 अपॉन t2 माइनस t, और मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. तो दिस इज फॉर एनी टाइप ऑफ मोशन, either uniform acceleration or non-uniform. This is true for any type of motion. कैसे बोल सकते हैं, ये जो जहां जहां पर ऐसे हमें एक्सेलरेशन जो है वो दे रखा है, वो ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. बाकी जो है वो कोई भी टाइप के मोशन के लिए हो सकता है. ओके, चलो अब नंबर 24 भी कुछ ऐसा ही है. 24 में भी हमें ट्रू एंड फॉल्स ही बोलना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है और कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. चलो देन नंबर 24 क्या है 24 के अंदर, कि जो भी ऐसे स्केलर क्वांटिटी हमें दे रखा है, स्केलर क्वांटिटी, और उसमें भी वो कोई भी ऐसी प्रोसेस में कांस्टेंट रहेगी, मतलब स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है ऐसा. तो इन फ्यूचर तुम लोग ऐसा पढ़ोगे कि द काइनेटिक एनर्जी जो है, तो काइनेटिक एनर्जी तो एनर्जी मतलब स्केलर तो है ही, वो तो स्केलर है, बट अगर ऐसे इलास्टिक कोलिजन हुआ तो वो कंजर्व होता है और इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं होता. मतलब एवरी स्केलर क्वांटिटी इज नॉट कंजर्व, नॉट कांस्टेंट इन एवरी प्रोसेस. ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है. रीजन क्या होगा, तो बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर बट इट इज कांस्टेंट या कंजर्व in elastic collision. For non-elastic collision, kinetic energy not conserved. और ये तुम पढ़ोगे इन फ्यूचर चैप्टर नंबर 6 के अंदर. चैप्टर नंबर 6 में आएगा तब ये चीज क्लियर हो जाएगी. अगर कुछ अभी भी प्रॉब्लम है तो चैप्टर नंबर 6 के लिए यहाँ तक याद कर दो, चैप्टर 6 होगा तब हो जाएगा. चलो फिर स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी. सही है कि गलत है? गलत है. क्यों? टेम्परेचर इज स्केलर बट वी कैन कंसिडर नेगेटिव टेम्परेचर. Temperature can be
नेगेटिव ऑल्सो -40 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन टेम्परेचर। क्यों भूल जाते हैं? 0 केल्विन टेम्परेचर, -273 डिग्री सेल्सियस, तो नेगेटिव तो आया। तो जो भी ऐसे स्केलर है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ओके, चलो फिर इट इज यूनिटलेस। तो वो भी गलत है। स्केलर क्वांटिटी है लेकिन यूनिटलेस है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कुछ। जो भी है बहुत सारी क्वांटिटी है कि जो स्केलर है, मास, डेंसिटी, सभी का यूनिट है ही वो, ऐसा नहीं बोल सकते कि इट इज यूनिटलेस। ओके, फिर अगर वो इन स्पेस एक से दूसरे जाए ऐसे, तो वो क्वांटिटी चेंज नहीं होती। ट्रू है या फॉल्स है कि इन स्पेस अगर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाए तो वो ऐसे चेंज नहीं होती? बोलो सही है कि गलत है? याद करो, चलो दिस वन इज ट्रू या फॉल्स? इट इज फॉल्स। चेंज होगी। चलो कैसे चेंज होगी? तो इन फ्यूचर तुम लोग पढ़ोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वैल्यू जो है वो पोजीशन पर डिपेंड है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन पोजीशन। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर होगा तो देयर इज अ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये आएगा चैप्टर नंबर 8 के अंदर। ओके, चलो फिर अगर कोई भी ऑब्जर्वर कर रहा है तो उसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग कुछ ऐसे डायमेंशन के अलग कुछ अलग अलग हो सकती है। हाँ, तो बराबर है, ये जो है वो ट्रू है। क्यों? तो गेट बाय चेंजिंग द रेफरेंस फ्रेम देयर विल बी ए चेंज इन द पोजीशन। बाय चेंज इन रेफरेंस फ्रेम, चेंज इन पोजीशन चेंज हो सकती है, तो बराबर। ओके, चलो लास्ट ऐसे 25 क्या दे रखा है? 25 के अंदर पढ़ लो क्वेश्चन 3 नंबर 25। ऐसा कुछ है कि अर्थ से कुछ ऐसे डिस्टेंस पर 3400 मीटर पर कोई ऐसा प्लेन जा रहा है और फ्रॉम अर्थ कोई भी एक पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है तो 10 सेकंड में उसका कुछ एंगल बन रहा है 30 डिग्री। देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। इसका मतलब चलो तुम ऐसा सोचो कि तुम यहाँ पर और ऐसे मैं यहाँ पर देखूँ और ऐसे चलो यहाँ से कुछ यहाँ ऐसे प्लेन जा रहा है 10 सेकंड में, तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन मतलब एक लाइन ये होगी, लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन, और प्लेन यहाँ पर गया तो ऐसे मैंने कुछ एंगल बनाया आंख से, है ना, मेरा ऐसा ही ऐसा कुछ एंगल बना। तो पहले पोजीशन देखो प्लेन की यहाँ पर है, तो दिस इज अवर लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन। 10 सेकंड के बाद प्लेन यहाँ पर पहुंच गया बी पर। दिस एंगल गिवन एज ए 30 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइमिंग है वो दे रखा है हमें 10 सेकंड और उसकी जो हाइट है h, दिस इज 3400 मीटर। अब अगर हमें स्पीड करनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ेगा, मतलब AB अपॉन t होगा। तो AB कैसे कैलकुलेट करें? अगर मैं यहाँ पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं AC, देन AC और BC सेम होगा। ओके, तो ये एंगल हो जाएगा 15 डिग्री, बराबर। तब हमें AC की वैल्यू मिल सकती है बिकॉज ये 90 डिग्री, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस एंड हाइपोटेनियस जो होगा वो एज ए 3400
ये तो एग्जैक्ट होगा 3400, ये इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो चलो अगर मैं यूज कर दूं 10 15, तो 10 15 डिग्री क्या होगा AC अपॉन OC। ओके, देन व्हाट अबाउट द AC? OC इंटू 10 15 डिग्री, O2C हो गया हमारे लिए H। ओके, इज इक्वल टू OC हम बोल सकते हैं। और अब 10 15 डिग्री देखो टेबल के अंदर, मैं भी देख रहा हूं तुम भी देखो, इट इज 0.2679 एंड ये हो गया 3400 इंटू 0.2679। इसका मतलब व्हाट अबाउट द AC की वैल्यू? तो AC की वैल्यू होगी 910.86 मीटर। अब डायग्राम से बोल सकते हैं कि नाउ AB इज इक्वल टू डबल ऑफ AC, मतलब 2 इंटू 910.86। ओके, तो अब AC की वैल्यू हमें मिल गई इन मीटर, टाइमिंग दे रखा, therefore speed of plane is equal to AC upon T, मतलब 2 इंटू 910.86 बाई 10, जो भी वैल्यू है इसको 10 से डिवाइड कर दो, इट इज 182.2 मीटर पर सेकंड। देन the speed of aeroplane is 182.2 मीटर पर सेकंड। once again तुम्हें स्पीड चाहिए तो 10 सेकंड में कितना वो ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ये तो हमें हाइट दे रखी है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए। तो उसके लिए अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो 30 का एंगल 15 हो जाएगा, ये भी एंगल 15 डिग्री। कुछ भी करो, ये और ये परपेंडिकुलर लाइन है तो दोनों सेम ही होगा, एक हमें मिल जाएगा, उसका डबल करके डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज द स्पीड। ओके,